तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। चारों ओर कर्मा का गीत चल रहा है, ठीक है। चल दीदी जवान नचेगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट, सिविल कोर्ट असिस्टेंट 410 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 21 तारीख को, परसों आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसी का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 3 करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग पैसेज भी करेंगे, साथ में हम लोग 80 क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है 20 तारीख को, 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है। उसका पेपर भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। और ये 21 तारीख को, जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीना बाद एग्ज़ाम हो रहा है ना। और अंतर क्या है, देखिए, हाई कोर्ट असिस्टेंट लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है, जो कि झारखंड CGL में जो ASO का पोस्ट होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बराबर का पोस्ट है, ठीक है। और ये आपका लेवल 4 का पोस्ट है, जो कि थोड़ा सा नॉर्मल डाउन लेवल का पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट से नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, आप इस बात को जान लें, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग पैसेज करेंगे। तो आज का पैसेज हम लोग इससे पहले एक पैसेज किए थे, ठीक है। आपने अगर देखा होगा प्रैक्टिस सेट 2, तो उसमें हम पैसेज किए थे। और आज हम लोग करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, यानी कि वैश्वीकरण के ऊपर, ठीक है। और पैसेज 2 का ये थे हम लोग क्या किए थे, ग्लोबलाइजेशन, वो था ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलिए तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एक करके तो बताऊँगा नहीं, सब आपको नोट्स दे दूँगा। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं देता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है भाई, बिकॉज आई एम ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड आई कैन फेस दिस सिचुएशन ना। यार मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बट क्या करूँ, सीखना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे जानना है, ठीक है। फिर आपको जानने हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक। देन आता है हमारा, इसको मेरिट्स भी बोल सकते हैं, मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक। इसमें आपको बताना है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। देन आपको डिस्कस करना है कि सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स क्या है, ठीक। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है हमारे। फिर डिमेरिट्स बताने हैं कि इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, केवल अच्छा ही नहीं होता है, बुरा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये सब बताना है कि इसमें जो है डेवलप कंट्री के अंदर हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है, अमेरिका चाइना वैसा वैसा, ठीक है। छोटे कंट्री को यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता है। और लास्ट में आपको बताना है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। तो ये है आपका, एक बार पढ़ लीजिएगा और जब भी टाइम मिले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आएगा 10 नंबर का एग्जाम में, और उसके लिए आपको अलग से टाइमिंग दिया जाएगा, वहीं सेम टाइम उसी दिन एग्जाम के ही दिन आपका ये ऐसे लिखवाया जाएगा। बहुत से लोगों को क्या इंग्लिश में लिखा जाएगा या हिंदी में, इंग्लिश में होगा भाई, नो डाउट इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। और आपको 10 नंबर का आएगा, तो जितना ज़्यादा आप लिख पाएँ लिख दीजिएगा, ठीक है, विथ बुलेट पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, कौन सा सेक्शन शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को ही कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे फिर जीके वगैरह। तो इंग्लिश जब शुरू किए 10 नंबर का ऐसे, ठीक है। और फिर आता है आपका 20 नंबर का आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पहले या बाद में जब भी होगा पैसेज आएगा ही, ठीक है। तो पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे आए, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न आता है हमारा पैसेज से कि द मंकी वेर रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट बिकॉज दे वेर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मंकी जो है इधर उधर भाग रहा था, किस लिए भाग रहा था। तो पैसेज को जब आप पढ़िएगा तो राइट आंसर आपको पता चलेगा कि इन सर्च ऑफ वार्म प्लेस, वह गर्म स्थान की तलाश में इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि पानी आ रहा था, ठीक है, बारिश हो रही थी। आप पैसेज को पढ़िएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि वाई वेयर द मंकी एंग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि बंदर क्यों नाराज था या गुस्से में था, ठीक है। क्योंकि वह जो है द मंकी, जितने भी बंदर थे, ठीक है, द मंकीज डिड नॉट लाइक द एडवाइस ऑफ द बर्ड, यानी कि जो चिड़िया ने उनको सलाह दिया था वो उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपेंड फाइनली टू द बर्ड। तो अब पढ़िएगा इसमें सब कुछ, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चिड़िया के साथ क्या होता है, तो इनमें से कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो भी ऑप्शन में है। फिर आता है हमारा 4th नंबर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। यानी कि पैसेज जो दिया गया है गद्यांश के संबंध में, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द मंकीज वेर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है।
ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉर पैसेज। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि अधिकांश बंदर जो है भोजन की तलाश में थे। देखिए भाई, मैं इंग्लिश पहले ही बोल देता हूँ कि आई एम नॉट वेल इन इंग्लिश, सो अगर मेरा कहीं पे इंग्लिश में कुछ मिस्टेक्स होता है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर पे हमारा सडनली व्हाट डिड द मंकीज थिंक ऑफ द फायरली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन डायरेक्शन, और इस तरह से दिया जाएगा आपको डायरेक्शन कि इतना से इतना क्वेश्चन नंबर के लिए ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है सिमिलियर मीनिंग, दैट मीन्स सिनोनॉम्स। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे पहला हमारा वर्ड है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 to 7 चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलियर मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर। ठीक है, ऐसा ही आपका आएगा। और इसमें हमारा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स होता है एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का सिमिलियर मीनिंग कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा यार, ये हो जाएगा हमारा एक्सीलेंट नहीं दिया, नहीं तो एक्सीलेंट होता एक्सेप्शनल हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब होता है कि जो बहुत असाधारण रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का यहाँ पे सिमिलियर मीनिंग ढूंढना है, तो प्रोफाउंड का सिमिलियर मीनिंग हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम। प्रोफाउंड मतलब होता है नहीं कि एकदम डीप में जाना, ठीक है, एकदम गहनता से, ठीक है, एकदम चरम पे जाना, उसी को बोलते हैं। प्रोफाउंड और एक्सट्रीम दोनों का मेन सेम मीनिंग होगा कि एकदम टॉप लेवल पे जाना, चरम पे जाना, डीप पे जाना। ठीक है, प्रोफाउंड। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, और इसमें हमारा दिया गया है डायरेक्शन, क्या दिया गया है? चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग, इन मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर, तो जो मोटे अक्षरों में दिया गया है इसका आपको अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, यानी कि एंटोनॉम्स। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो हमारा है हमारा इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं, कंजूस टाइप से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत किफ़ायती। ठीक है, तो इसका उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा? खर्चीला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट इसका मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता है। ठीक है, कहीं पर भी गए तो थोड़ा सा एगो कमला पसंद ले लो यार, ठीक है, एगो रजनीगंधा ले लो, एक दो होता है ना। चलिए कमला खाएंगे ना, कमला 5 रुपये का आता है, रजनीगंधा थोड़ा महंगा आता है। इनहेल, 9 नंबर में क्या आता है? इनहेल। इनहेल का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? इनहेल मतलब होता है सांस लेना। एक इनहेलर भी आता है जिसमें देखिएगा कि व्यक्ति मुंह में मारता है स्प्रे, ठीक है, सांस लेने के लिए उसको, जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। तो इनहेल का होता है एक्सेल, EXHALE। ठीक है, इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सेल मतलब श्वास को छोड़ना। ठीक है, तो इनहेल एक्सेल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मुहावरा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि ब्लो वॉन्स वॉन ट्रम्प्ड। ठीक है, ब्लो वॉन्स वॉन ट्रम्प्ड इसका मतलब होता है कि हम नहीं बोलते, कोई कोई व्यक्ति होता है ना कि हमारे घरे गाड़ी आओ, हमारे घरे ई आओ, ऊ आओ, हम इतने पढ़ल आइयो, हमें ऊ करल आइयो, मतलब होता है ना कि कोई कोई व्यक्ति अपने बारे में खूब डींगे मारता है। ठीक है, यानी कि अपनी तारीफ खूब करना, अपनी मियाँ मिट्ठू खूब बताना। ठीक है, मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, मैंने BHU से पढ़ा है, मेरा एक दोस्त ऐसा ही बोलते रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि ब्लो वॉन्स वॉन ट्रम्प्ड, यानी कि अपनी बड़ा भाई खुद करना, अपनी मियाँ मिट्ठू खुद बनना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेज ऑन सेल्फ लाउडली, यानी कि अपनी तारीफ जो है खुद करना, जोर जोर से करना। ठीक है, प्रेज ऑन सेल्फ लाउडली। नेक्स्ट आता है हमारा गलाडे। ये क्या होता है गलाडे? इसका मतलब होता है कि जब आपका दिन बहुत अच्छा जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं गलाडे। ठीक है, यार फैंटास्टिक दिन था आज का दिन गुजरा। ठीक है, तो वो होता है ना कि अ डे ऑफ फेस्टिविटी, बहुत खुशी वाला दिन जब गुजरता है हमारा, ठीक है, किसी के साथ में, तो वो वाला हम लोग बोलते हैं गला डे। नेक्स्ट अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से 15 यहाँ पे आ जाता है डायरेक्शन। सेंटेंस आर गिवन
with blanks to filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of 4 and mark in the answer sheet. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 गो अल्टरनेटिव दिए गए ऑप्शंस, आपको एक को मार्क करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए, और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आता है हमारे, यहाँ पे क्या आ रहा है, द लेडीज ब्लैक पर्स। ठीक है, द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज नॉट सेल हैज़ अ ब्यूटीफुल डैश कब ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीनिंग नहीं जाने बिना ना मज़ा नहीं आता ना, कि महिलाओं का जो काले रंग का पर्स है जो बेचने के लिए रखा है, उस पर एक क्या किया गया है, तो उस पर एक जो है क्या गया है, मोटिव। ठीक है, मोटिव किया गया है, मतलब इसको बोलते हैं कि नक्काशी करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर कि हु इज द पर्सन। हु इज द पर्सन, वह कौन व्यक्ति है, यू डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, अच्छा सिनेमा का बात आ गया, तो इसका हो जाएगा कि वह कौन व्यक्ति है। ठीक है, जो कल रात आपने सिनेमा में देखा था। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है बताइए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब परिचय कराना होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड। और कल बीता हुआ कल है। ठीक है, बीता हुआ यानी कि हेड आएगा, तो हेड रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, हेड रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा यानी कि पहचाना। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है पहचानना। नेक्स्ट आता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया है कि एज यू सो। ठीक, यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आपने सुना भी होगा कि एज यू सो सो सेल यू रिप। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि एज यू सो सो सेल यू रिप, यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, वही कहावत है, जो बोएगे वो काटोगे, चाहे जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एज यू सो सो सेल यू रिप। तो सो कहाँ है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, एस ओ सो। ठीक है, सो ये हो जाएगा सो, एस ओ। ठीक, चलिए, एज यू सो सेल यू रिप। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेस। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना लोगों पे, कि उसने एक नई ड्रेस पहनी है, उसका थोड़ा सा तारीफ़ कर देते हैं, खास करके गर्ल्स को। नया ड्रेस जब पहनेगा तो उसको तारीफ़ करना चाहिए, नहीं तो उन लोग का दिन नहीं बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही कॉम्प्लीमेंटेड हर न्यू ड्रेस, कि उसने जो है उसके नए ड्रेस पे तारीफ़ की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हो जाएगा, उसके न्यू ड्रेस पर तारीफ की, ऑन न्यू ड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 16 नंबर, और इसमें पूछा गया है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16-17 के लिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, यानी कि आपका समानार्थी शब्द। ठीक है, GNOME, इसको नॉम पढ़ेंगे, जी साइलेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो नॉम मतलब क्या होता है, नॉम मतलब होता है कि बौना या फिर छोटे कद का। ठीक है, शॉर्ट हाइटेड, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी समानार्थी शब्द पूछा है, सिमिलियर वर्ड। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वॉप। ठीक है, ड्रॉप बोलिए, या थोड़ा सा डी को कम, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है यार, ड्रॉप। ठीक है, तो इसका भी मतलब होता है छोटे कद का, या मतलब एक सीमित तक। ठीक है, ड्रॉप बोना, नॉम बोना, ड्रॉप छोटे कद का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आता है कमांड। कमांड मतलब क्या होता है, आदेश होता है कि हम अपना कमांड दे रहे हैं। ठीक है, अपने जूनियर्स को। तो कमांड मतलब क्या होता है, आदेश देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलियर मीनिंग। तो सिमिलियर मीनिंग हो जाएगा इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है, कमांड मतलब आदेश होता है, सिमिलियर मीनिंग जैसा है थोड़ा सा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चूज द करेक्ट एंटोनोम। ठीक, तो विपरीतार्थक शब्द चुनना है ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए, एक दो व्यक्ति होता है ना कि बहुत कम बोलता है, बहुत कम। ठीक है, एकदम कुछ भी पूछेंगे उतना ही जवाब देगा, उसके बाद वो चुपचाप रहेगा हमेशा। तो उसको बोलते हैं रिटिसेंट, मतलब मितव्ययी, जो बहुत कम बोलता हो। और मितव्ययी का उल्टा क्या होता है, वाचाल।
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जस्ट लाइक मी, ठीक है। कम्युनिकेटिव, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा यहाँ पे प्रेसाइज। प्रेसाइज मतलब होता है कि बहुत सटीकता के आधार पे, हम लोग बोलते हैं ना यार क्या प्रेसाइज आपका रहता है, ठीक है, जब भी कोई काम करते हैं तो मतलब बहुत सटीकता रहता है, ठीक है। प्रेसाइज मतलब सटीकता, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है। वेग मतलब होता है कि जिसमें क्लियरिटी ना हो, ठीक है, कभी इधर कभी उधर पलटे रहता है। पलटू राम का नाम सुने ना, बस बिन पेंदी का लोटा समझते हैं, कभी इधर कभी उधर बदल जाता हो, पतल जाता हो, ठीक है, जो क्लियर नहीं हो, बस उसी को बोलते हैं प्रेसाइज। प्रेसाइज का उल्टा वेग। वेग मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर्ड, ठीक है, जिसका कोई निश्चित ना हो, और प्रेसाइज मतलब एक निश्चित, क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड मतलब क्या होता है, कैंडिड मतलब एक तरह से ईमानदार व्यक्ति होता है, जो बहुत खराब व्यक्ति होता है, खुददार व्यक्ति होते हैं एक दो, हाँ, तो वही कैंडिड, ठीक है। तो कैंडिड का उल्टा क्या हो जाएगा, कैंडिड का उल्टा धूर्त व्यक्ति, और यहाँ पे हमारा धूर्त कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कनिंग, ठीक है। कनिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कनिंग इज द राइट आंसर, इसका मतलब होता है धूर्त व्यक्ति। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जीके करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं एक पोल क्वेश्चन मैंने दिया था कि कर्मा फेस्टिवल झारखंड में किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कर्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर विच पर्सन, तो मैंने ऑप्शन दिया था ए भाई का, ठीक है, ब्रदर का। ऑप्शन बी दिया था मैंने किसका, ऑप्शन बी दिया था मैंने सन का, बेटा का। ऑप्शन सी दिया था मैंने अच्छा हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, मतलब आपका फसल अच्छा हो, ठीक है, हेल्थी हार्वेस्टिंग, गुड हार्वेस्टिंग। तो और ऑप्शन डी दिया था ऑल ऑफ दीज। तो मैक्सिमम लोगों ने मारा था ब्रदर, जो कि गलत आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जो कर्मा फेस्टिवल होता है वह सभी के लिए होता है, यानी कि आपका भाई का प्रसिद्धि हो, अच्छा हो, बड़ा हो, ठीक है, आयु लंबी हो, आपका बेटा स्वस्थ हो, स्वस्थ जन्म ले, क्योंकि खास तौर पे कर्मा जो है डेंगुआ लड़की मनाती है। डेंगुआ मतलब जिसका शादी हो गया है और बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब बच्चा होने के बाद भी मनाती हैं, लेकिन खास तौर पे डेंगुआ के लिए आशीर्वाद होता है कि आपका जो बेटा बेटी हो अच्छा हो, मोटा हो, ठीक है, और पिता का फसल अच्छा हो। इसके लिए झारखंड में कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि बहुत से लोगों ने गलत आंसर किया था। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलिए तो आपको सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कौन सा पेपर है, तो जो सिविल कोड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है वो देख लीजिए, जहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है, ठीक है। आपको वही सब ज़्यादा से ज़्यादा करके जाने हैं, बाकी ये सब भी आपको प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा 2025 वाला, उसी के आधार पर क्वेश्चन आपको रेडी करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ। हालांकि झारखंड से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, फिर भी आ सकता है एक दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इसलिए कर लेते हैं, ठीक है। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल इसको बोलते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ है 1995 में, ठीक है, जिसको जैक के नाम से जानते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। 22 नंबर है हमारा, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश वर्ष में आई, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ 8th शेड्यूल्ड में इसको 22 लैंग्वेज में से एक संथाली को भी रखा गया है, कब, 2003 में, ठीक है, 2003 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। अगला है हमारा मुख्यमंत्री विकास योजना। मुख्यमंत्री विकास योजना डैश से संबंधित है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री विकास योजना का संबंध किससे है, एक मिनट यार, चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री विकास योजना का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका राज्य के सर्वांगीण विकास से, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आईसीडी का संचालन डैश के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। आईसीडी चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है ना, उसका संचालन, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का संचालन देखिएगा कि गांव घर में भी आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाया जाता है, जहाँ पे दलिया दिया जाता है, और दलिया को लोग बकरी को खिला देता है, यार उतना पौष्टिक चीज़ होता है, ठीक है, और उन लोग बकरी को खिला देता है, गजब एकदम, कुट्टी के साथ सान के हम देखें कई घरों में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि आंगनबाड़ी के साथ इनका संचालन किया जाता है। और आंगनबाड़ी में 2 पोस्ट होता है, एक सेविका एक सहायिका,
12th लेवल की, उसमें मेरिड महिलाओं को लिया जाता है केवल, ठीक है। और बीच बीच में आते रहता है, मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगला है निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है। ये पेशा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पेशा एक एक्ट है जो कि झारखंड में पूरी तरह से यह लागू नहीं है। तो यहाँ कहाँ पे लागू नहीं है, तो ये लेस्लीगंज में लागू नहीं है। लेस्लीगंज एक प्रखंड है, कहाँ पे, ये पलामू जिला में पड़ता है, ठीक है। चलिए, गुलाल फैक्ट्री भी यहाँ पे है। अगला हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अशोक स्तंभ से संबंधित है। तो देखिए, अशोक स्तंभ का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रीय अशोक चक्र भी सेम यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सांची, ठीक है। सांची, अशोक स्तंभ सांची। और ये कहाँ पे है, तो सांची अशोक स्तंभ, एक मिनट, ये उत्तर प्रदेश के, हाँ उत्तर प्रदेश में ही है अशोक स्तंभ। एक बार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आप लोग बता दीजिएगा, रायसेन मध्य प्रदेश में है या अशोक स्तंभ यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। चलिए देख लीजिएगा एक बार, मैं कंफ्यूज हूँ, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की और ब्रह्म समाज के साथ साथ सती प्रथा का भी अंत करने में बहुत बड़ा सहयोग था इनका और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, ठीक है। अगला आता है हमारा, महमूद गजनवी ने डैश में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो आप सबको मालूम होगा कि महमूद गजनवी जो था यह एक लुटेरा था, ठीक है। और 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। कब, 1025 में, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1025, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है 29 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप में अमेरिका, जितने भी अमेरिकी बल था उसके कमांडर कौन थे, ठीक है। तो अमेरिकी बल के जो कमांडर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉन जे पर्सिंग, ठीक है। जनरल जॉन पर्सिंग कहा जाता है इनको, पूरा नाम है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है, इनके बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इन्हीं के नाम पे इनका कैपिटल का नाम रखा गया है, राजधानी का। और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पे यूएनओ का हेडक्वार्टर भी सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, राजधानी का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। राज मतलब होता है राजा और धानी मतलब होता है स्थान, यानी कि राजा का रहने का स्थान, ठीक है। धानी मतलब होता है स्थान, निवास स्थान, और राज मतलब होता है राजा, राजा का रहने का स्थान को ही राजधानी कहा जाता है। अगला है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, डैश के इतिहास में बाडुंग सम्मेलन एक प्रमुख मील का पत्थर था, ठीक है। तो बाडुंग सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो यह जो है बाडुंग इंडोनेशिया में एक पड़ता है और 1955 में किया गया था। किसके लिए, तो दोस्तों बाडुंग सम्मेलन आसियान शिखर सम्मेलन के लिए किया गया था, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन के लिए किया गया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे, कहीं कोई अनिवार्य नहीं है परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, बताना है कि इस कथन को किसने दिया है। कहीं कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कंपल्सरी इन एनीवेयर, वही बोलेंगे ना इंग्लिश में, परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, ठीक है, हर जगह पॉसिबिलिटी है। तो यह कथन किसका है, राइट आंसर हो जाएगा बलासा का, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, यही बलासा राइट आंसर हो जाएगा। विडाल डीला ब्लास या ब्लासा, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में बलासा बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं गंडक सिंचाई परियोजना के नाम से, ठीक है। क्या, गंडक सिंचाई परियोजना, ठीक है। बिहार और आपका पूरा का पूरा यूपी और साथ में कुछ कुछ एरिया इसका नेपाल भी कवर किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो भारत में जो गेहूं होता है उसका 3 मतलब बताना है आपको सीरियली, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी सबसे ज़्यादा होता है, पंजाब में 2nd नंबर पे और हरियाणा पे 3rd नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, किसी निर्वाचन क्षेत्र में
चुनाव प्रचार प्रसार बंद कर देना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं कि यहाँ पे अब लग गया है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है यार, ठीक है, वो जो रूल लग जाता है, ठीक है, क्या जो बोलते हैं उसको, 48 घंटे पहले लग जाता है, ठीक है, धारा 144 में कितना होता है, ठीक। तो चुनाव प्रचार होने के 48 घंटे पहले ही पूरा का पूरा चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है जहाँ पे चुनाव होगा, ठीक है, जिस एरिया में। नेक्स्ट अगला है हमारा, संविधान का 93वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? संविधान का 93वां संविधान संशोधन, तो यह जो है आपने सुना होगा, बाल श्रम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए, क्योंकि 14 वर्ष या उससे कम उम्र का बच्चा कोई काम करता है तो वह चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आता है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, मतलब मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी नहीं है और उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो कि सीपी राधाकृष्णन है वो भी नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन भारत के प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी कौन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो आपने देखा है पंचायत, वहाँ पे एक नाम होता है बनराकस, जिसको हम लोग भूषण बोलते हैं, ठीक है, उसी से मैंने याद किया है, भूषण गगोई, ठीक है, 52 नंबर के हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, और इससे पहले थे संजीव खन्ना। है हमारा, संथानम समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से मुख्यतया किससे संबंधित है, ठीक है, तो संथानम जो समिति की रिपोर्ट आई थी यह भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी उपाय, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे, पॉलीवुल किसका मिश्रण है, साइंस से क्वेश्चन है, पॉलीवुल किसका मिश्रण है, ठीक है, तो पॉलीवुल जो है यह हमारा मिश्रण है, विच, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे हम लोग पॉलिस्टर बनाते हैं, पॉलिस्टर का कपड़ा आपने नाम सुना होगा, पॉलिस्टर और ऊन, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिस्टर और ऊन मिला के जो है पॉलीवुल बनाया जाता है, वुल मतलब ऊन ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दहन के लिए आवश्यक है, मतलब आग जलने के लिए क्या आवश्यक है, तो सिंपल सी बात है भाई कि आग जलने के लिए वायु आवश्यक है, इसलिए जब सिलेंडर में आग लग जाता है उसको हम लोग जब भींगा कपड़ा से, तौलिया चाहे भींगा गमछी लेके ढक देते हैं तो वहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि उसको जो है एयर मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा गाय, ठीक है, गाय में जो है आपका आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घर्षण को कम किया जा सकता है, जो फ्रिक्शन होता है उसको कैसे कम कीजिएगा घर्षण को, तो देखिए ग्रीस द्वारा, तेल द्वारा या बॉल बेरिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सब कुछ हम लोग करके घर्षण को कम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे स्मूथली घूमता है, कुछ भी हो, समझ रहे हैं ना। हाँ, आगे देख लेते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है, सॉरी, आवेशित नहीं किया जा सकता है मतलब घर्षण के द्वारा आसानी से गर्म नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तांबे की छड़ को, ठीक है। फूला हुआ गुब्बारा, इसको घर्षण करके आसानी से गर्म किया जाएगा। कांच का जो छड़ हो इसको भी आसानी से गर्म किया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों को भी देखिएगा ठंडा के दिन में रगड़ के गर्म कर देते हैं, लेकिन जो तांबे की छड़ है इसको आसानी से आप गर्म नहीं कर पाएंगे, होगा गर्म लेकिन आसानी से नहीं होगा, ठीक है। अगला है हमारा, ओजोन परत की क्षति के लिए जिम्मेदार है, तो ओजोन परत जो क्षय होता है यह किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और यह जो है ओजोन परत को छेद करता है। यह निकलता किससे है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, ठीक है। आम आदमी के पास तो रेफ्रिजरेटर होता नहीं है, रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज, और एयर कंडीशनर तो और VIP आदमी के पास होगा, तो उन दोनों से निकलता है ये गैस और ओजोन परत को छेद करता है। ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है, और यह किस मंडल में पाया जाता है, तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा क्षोभ मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, फिर इससे ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है समताप मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल को, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं, फिर आता है आयन मंडल जिसको हम लोग लेनोस्फीयर बोलते हैं, और अंत में आता है बहिर्मंडल जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल
ठीक, यहाँ पे नहीं मिलेगा, समताप मंडल में आपको ये मिलता है ओजोन परत। ठीक है, चलिए, और यह अंटार्कटिका में छेद हो गया है। अगर ओजोन परत से अल्ट्रावायलेट रे नीचे आएगा तो क्या होगा, अगर मनुष्य के शरीर में जहाँ पर भी पाएगा वहाँ पे इसका त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे से। ठीक है, परावैज्ञानिक विकिरणों से। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर हो गया CFC विद डिटेल। अगला है थायराइड से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो देखिए, थायराइड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है, जिसको हम लोग गोइटर के नाम से भी जानते हैं, घेघा रोग। ठीक है, और यह किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह हो जाता है। कितना, अगर खाली पेट में अगर आपका रीडिंग 110 मिलीग्राम % DL से कम आएगा तो उसको हम लोग शुगर के बोल देते हैं कि उसको शुगर है। ठीक है, फास्टिंग में अगर आपका रैंडम खाना खाने के बाद ब्लड शुगर रैंडम BSR जिसको बोलते हैं 140 से ज़्यादा आएगा, 140 मिलीग्राम % DL से ज़्यादा आएगा तो उसको बोलते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर है। खाना खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए और खाली पेट 110 से कम होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो आपका शुगर है। ठीक है, एक बार चेक करा लीजिएगा, 40 रुपया जाके लेगा। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा, वीणा में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग कौन सा है। तो जो वीणा बजाती है सरस्वती माँ, ठीक है, तो उसमें कंपन जो करता है उसको क्या बोलते हैं, जो कंपन करता है उसको हम लोग बोलते हैं वायु स्तंभ। ठीक है, एयर पिलर इंग्लिश में बोला जाता है, वायु स्तंभ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे, एक मिनट, निफे तत्व है, निफे का घनत्व कितना है, गलत मैंने पढ़ा ना, निफे NEF है। इसके लिए आपको समझना होगा अर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए अर्थ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हमारा अर्थ है। ठीक, सबसे ऊपर में क्या पाया जाता है, क्रस्ट पाया जाता है। ठीक, इसके ऊपर में जस्ट जाते हैं तो आपको सियाल मिलता है, फिर मिलता है सियाल, सीमा, निफे, ये इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, सबसे ऊपर में क्रस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सियाल, SIAL, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक, फिर आता है इसमें सीमा, ये क्या होता है, जो सेकंड नंबर का आता है इसमें आपका सीमा है, सीमा नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, Ma बोला जाता है लेकिन Mg होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सियाल, सीमा, और अंत वाला को बोला जाता है निफे। ठीक है, निफे NIFA, इसमें निकेल और फेरस रहता है, फेरम मतलब होता है आपका लोहा। ठीक है, निकेल और फेरम, सियाल, सीमा, निफे पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। और निफे का घनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो जो निफे का डेंसिटी है वह होता है हमारा 11। ठीक है, 11 क्या, तो मतलब निफे में आप क्या बोलेंगे इसको हम, चलिए इसको अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, और यह पृथ्वी के मतलब जो क्रस्ट है उससे 2900 किलोमीटर गहरा है। ठीक है, गहराई पर स्थित है। अगला आता है हमारा यहाँ पे कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से जो प्रथम आदिवासी नेता हुए थे उनका नाम दिया गया है क्या, तो जोदानंग। ठीक है, जोदानंग इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, और महात्मा गांधी जब भी बात आता है तो भारत के राष्ट्रपिता तो ये हैं, थोड़ा सा इनके मूवमेंट के बारे में जान लीजिए कि ये सबसे पहले कौन सा बड़ा आंदोलन किए थे, 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब तक चला था, 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फिर आता है 1930, जिसमें इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, तो इन्होंने चलाया दांडी यात्रा, जिसको नमक सत्याग्रह कहा जाता है, 1930 से 1931। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आता है ये वाला, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31, और एक आता है 1942। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेज करो या मरो का, डू और डाई का। ठीक है, जिसमें प्रथम बार गांधी जी ने अहिंसा का रोप धरने के लिए कह दिया था 1942 में। 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 अगस्त या 12 अगस्त, मतलब अगस्त महीने में शुरू हुआ था, इस कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 को बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, 1930 नमक यात्रा, दांडी यात्रा। ठीक है, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन।
अगला आता है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। कहाँ पे सबसे सघन खेती की जाती है, ठीक है, तो सबसे सघन खेती जो है यह किया जाता है जापान में, ठीक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की योजना आयोग। भारत की योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए आप पढ़िएगा इसको, तो यहाँ पे राइट आंसर मिलेगा आपको इनमें से सभी, यानी कि योजना आयोग का संविधान में कोई निश्चित उल्लेख नहीं है, ठीक है। यह एक स्वतंत्र निकाय था, हालांकि अभी नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता है, जी हाँ बिल्कुल सही। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं निर्धारित की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। और अभी योजना आयोग खत्म हो चुका है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। कब? 15 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो 5 वर्षों के लिए योजना तैयार करता था और इसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पे नीति आयोग आ चुका है, ठीक है, जिसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 2015 से यह लागू है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है, महाभियोग मतलब इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है, सॉरी। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा। संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा दोनों सांसद होते हैं, ठीक। एक होता है लोकसभा सांसद, एक होता है राज्यसभा सांसद। जब लोकसभा सांसद का चुनाव होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि गांव-गांव में आदमी वोट देता है, मतलब हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष वोट देता है लोकसभा मेंबर का। लेकिन राज्यसभा सांसद का चुनाव इंटरनल होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे शिबू सोरेन जो है, स्वर्गीय शिबू सोरेन, ठीक है, ये राज्यसभा सांसद थे, राज्यसभा मेंबर थे, ठीक। लोकसभा मेंबर अभी कौन है, जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत सारा है क्वार्टर में, हम किसका नाम ले लें, वो आदमी का, ठीक है, हम लोग से एरिया से हैं, सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, ठीक है। तो वो लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा सांसद बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, 25 ईयर। राज्यसभा सांसद बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर, मैक्सिमम एज कोई नहीं है, ठीक है। अंतिम दम तक तुम मतलब आप बन सकते हैं, ठीक है, यह क्राइटेरिया। चलिए राज्यसभा मेंबर की संख्या कितनी है, 250 और इसका 545, ठीक है। 545 वर्तमान में कार्य कितने कर रहे हैं, 543, ठीक। और इसमें जो है 250 मेंबर रहते हैं। और इसमें से भी अगर आप बोलिएगा और डिटेल में कि इसमें जो है 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, ठीक है। चलिए यही है। और इसके बाद आपका रीजनिंग शुरू होता है, ठीक है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है। रीजनिंग और फिर आपका मैथ। अच्छा, जो लोग ऐप को परचेज नहीं कीजिएगा वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐप में आपको 25 रुपया लिया जाता है। ऐप के बारे में बताना भूल गया ना, चलिए बता देते हैं ऐप के बारे में। ऐप का प्राइस है 25 रुपया और उसमें जो है आपका बहुत सारा कंटेंट है। झारखंड में जितना एग्जाम होगा सभी के लिए आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। खास तौर पे मैंने इस ऐप को झारखंड के लिए बनाया है। 25 रुपया है प्राइस। कितना टाइम के लिए, क्या केवल झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट नहीं, पूरे के पूरे 4 साल के लिए ऐप आपका फ्री हो जाएगा। झारखंड में जितना होने वाला एग्जाम है उन सभी के आपको प्रीवियस ईयर नोट्स, ठीक है, साथ में होने वाले एग्जाम्स के प्रिपरेशन जितना भी होगा सब कुछ आपको इसी ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ऐप दिखा देता हूँ। ये है ऐप हमारा ज्ञान सागर, ठीक है। और जब आप खोलिएगा इसको, लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। आपको ये वाला कोर्स लेना है। बहुत सारा कोर्स है यहाँ पे, रांची यूनिवर्सिटी का है, SKM दुमका यूनिवर्सिटी का है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का है। आपको यूनिवर्सिटी वाला कोर्स नहीं लेना है, वो ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है। आपको लेना है जॉब कोर्स, ठीक है। ये 25 रुपया का है और यूनिवर्सिटी वाला 60 रुपया का है। तो आपको यूनिवर्सिटी वाला नहीं लेना है, आपको ये वाला लेना है, ठीक है। और जब आप इसको जाइएगा ऑल कोर्सेज में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फिर वहाँ से आप 25 रुपये पे करके सारा का सारा आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट का ऑलरेडी कितना लगभग 9 या 10 सेट ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2001 का अपलोड है, ठीक है, 2007 का अपलोड है, 2013 का अपलोड है, 2016 का अपलोड है, 23 का अपलोड है। 19 वाला नहीं किया, 19 वाला भी कर देंगे, कल देखते नहीं तो कल 19 वाला कर देंगे, ठीक है। चलिए
और इसके अलावा बीएड का पूरा वहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 to 4 तक का नोट्स दिया जाएगा, एएनएम का दिया जाएगा एक ही में। हाँ, एक कोर्स लीजिए सब फ्री हो जाएगा। झारखंड का जितना भी एग्जाम रिलेटेड है सब कोर्स फ्री 4 साल के लिए, ठीक है। अरे भाई एक पैंटी हड़िया का दाम हो यार, नहीं तो इनसे ज़्यादा लें हम, बस ऐप का सर्वर चार्ज लें हम, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और झारखंड टेट, जेटेट, ठीक है, इन फ्यूचर होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी एग्जाम होती है, चौकीदार वगैरह हो गया, आवासीय विद्यालय का हो गया, मनरेगा हो गया, ये सारे का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो लोग लास्ट तक देखें उनसे एक क्वेश्चन है हमारा, चलिए बताइएगा, देखते हैं किसको कितना नॉलेज है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है झारखंड की, बताइएगा, ठीक। ऑप्शन दे रहे हैं हम। चलिए, इससे 2 चीज़ पता चलेगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरा ये चीज़ पता चलता है कि आपको नॉलेज है थोड़ा सा झारखंड के कल्चर के बारे में, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका हजारीबाग, दूसरा ऑप्शन है आपका देवघर, ठीक, जहाँ पे बाबा धाम है, और तीसरा ऑप्शन है दुमका, जहाँ पे वासुकीनाथ है, दुमका, ठीक। और चौथा ऑप्शन है आपका लातेहार, ठीक, जहाँ पे एकदम स्वर्ग जैसा माहौल है, ठीक है। तो ये 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा बताइएगा, देखते हैं किनको कितना नॉलेज है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे सब कुछ आपको ये PDF दिया जाएगा। और एक चीज़, ऐप से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा। 898660। मैं जनरली नंबर वगैरह शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन कोई ऐप में प्रॉब्लम होगा तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 898660 7541, ये 1 है, ठीक है। बाय।